गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात होगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज की। ओडीआई सीरीज का कप्तान बदल चुका है। हार्दिक पांड्या को आराम दिया जाएगा इस सीरीज के दौरान। और कुल मिलाकर इस ओडीआई सीरीज को वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या भारतीय टीम के कुछ यंगस्टर्स अपना दावा यहाँ पर पेश कर पाएंगे? क्या संजू सैमसन, जो इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में बटोर रहे हैं, उनका क्या प्लेइंग 11 में सिलेक्शन होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या न्यूजीलैंड के लिए, जिस तरह रॉस टेलर ने कहा कि वो वनडे सीरीज की हॉट फेवरेट मान रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीतेगा, उनकी बात में कितना दम नजर आ रहा है? और क्योंकि ये मुकाबला कई मायनों में अलग अलग खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन शिखर धवन एज अ, यानी कि अगर आप थोड़ा देर उठते हैं तो अलार्म आप सेट कर लीजिए, आपको जल्दी उठना पड़ेगा अगर आप कोई बॉल मिस नहीं करना चाहते। बारिश हुई है, हालांकि ये खबरें भी आ रही है वहां पर, और बारिश की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर बल्लेबाजी करने की कंडीशंस हो। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट एक लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिलेगी, तो कितना इंटरेस्टिंग होती है 50 ओवर की क्रिकेट, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम हमारे साथ है। राजकुमार सर, चर्चा तो की शुरुआत तो रॉस टेलर के बयान से ही कर लेते हैं सबसे पहले। रॉस टेलर जो दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, अभी हाल में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड बहुत आराम से ओडीआई सीरीज जीतने वाली है भारत से। कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि अभी रॉस टेलर ने अभी T20 सीरीज भी देखी होगी और देखा होगा कि भारतीय यंगस्टर्स का प्रदर्शन कितना शानदार रहा। तो वही मैं आशा करता हूँ कि आने वाली ओडीआई सीरीज में भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और अपने आप को साबित करना चाहेंगे कि और स्टैब्लिश करना चाहेंगे अपने आप को सीनियर टीम में, जो एक परमानेंट टीम है जी। भारत की वनडे की। तो बहुत अच्छा मौका है कुछ उभरते हुए हमारे प्लेयर्स के पास, जैसे आपने अभी जिक्र किया शुभमन गिल का या दीपक चाहर या शार्दुल ठाकुर। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, संजू सैमसन, जो अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहेंगे इस सीरीज में अच्छा करके। न्यूजीलैंड को जरूर एडवांटेज है अपनी होम कंडीशंस का, वो भली भांति जानते हैं डायमेंशंस अपने ग्राउंड की। लेकिन भारतीय टीम को इतने हल्के में नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन ये एक माइंड गेम्स होते ही हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो राजीव, अब ये ट्रेंड हो गया है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ जी। ना कुछ माइंड गेम्स खेलने शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी का एक हिस्सा है जो रॉस टेलर ने कहा है। समा भाई, क्योंकि ओडीआई सीरीज एक लंबे अरसे के बाद हम खेल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट आपका इस सीरीज पे है? और क्या आप भी इसको वर्ल्ड कप की तैयारी की शुरुआत मान रहे हैं? 2023 वर्ल्ड कप जो होना है अगले साल, हिंदुस्तान में ही होना है, क्या उसकी तैयारी और कुछ खास खिलाड़ियों पे आपकी नजर होगी इस सीरीज के दौरान? हाँ राजीव, सबसे पहले तो अब इस एक दिवसीय श्रृंखला का महत्व बढ़ता जाएगा। चाहे ये वाली जी। श्रृंखला हो या बांग्लादेश के विरुद्ध, अब जितने सारे आप वनडे मैचेस खेलेंगे, अब वहां से उल्टी उल्टी गिनती अब आपकी शुरू हो जाएगी तैयारी के लिए, जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, ये दिखलाना चाहेंगे वो अभी फिट हैं, वो अच्छे फॉर्म में हैं, वो आने वाले समय में वो भारत के लिए विश्व कप में खेल सकते हैं। शिखर धवन सबसे बड़ा नाम है। उसके साथ साथ जो पेस बॉलिंग अटैक में देख रहा हूँ वहां पर दीपक चहर, वो कई T20 में उनको लिया गया था, इंजर्ड हो गए थे, फिर वो स्टैंड बाई में आए, ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं है, पर जो एबिलिटीज हैं उनके साथ और जो जो ऑलराउंड एबिलिटीज वो टेबल पर लेकर आते हैं, वो एक बहुत ही शानदार एसेट साबित हो सकते हैं भारत के लिए। कंडीशंस जैसा जैसा भी हो, अगर वो स्विंग बॉलिंग कराते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके बल्लेबाजी की गहराई बढ़ जाती है। उसके साथ साथ वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। संजू सैमसन का नाम लिया आपने, उनका बहुत बड़ा
उनके लिए बहुत बड़ी ये श्रृंखला होगी। शुभमन गिल अगेन एक ऐसे होनहार ओपनिंग बल्लेबाज है जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये दिखलाना कि वो हर फॉर्मेट में रन बना सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो ये बहुत बहुत बड़ी श्रृंखला है। और आने वाले जितने सारे अब वनडे मैचेस होने वाले हैं वहां पर निगाहें भारत की इसी पर होनी चाहिए। और एक और बात है जी। यार राजीव, हो सकता है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ कि अब फिर से मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि अब जरूरी है कि भारत को ध्यान देना चाहिए कि अब वनडे क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है, वहां पर आपको ऑपोजिशन के आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा। मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि इस माइंडसेट के साथ भारत मैदान में उतरे। उदाहरण के तौर पर जी। अब आप जो वनडे का जो फॉर्मेट है वहां पर पहला पावर प्ले 1 से 10 ओवर का होता है, वहां पर सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं। जो 11 से लेकर 40 ओवर का जो सेकंड पावर प्ले होता है वहां पर 5 फील्डर्स आपको मैंडेटरी होते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। वहां पर आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो एग्रेशन चाहिए जो निरंतर वहां पर आपको बाउंड्रीज, ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो बाउंड्री लगाकर आपको दे, तभी आप रन रेट बढ़ाएंगे, तभी आपका स्कोर बड़ा होगा। और भारत को अब टारगेट करना होगा कम से कम 375 स्कोर का इन इन वनडे क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और सवा भाई की बात को अगर हम एनालिसिस करें राजकुमार सर, तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज पर नजर जरूर डालें। तीनों मैच जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड वही टीम है जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी T20 फॉर्मेट में। फॉर्मेट अलग था, खिलाड़ी लगभग वही थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच बदला हुआ था 50 ओवर के क्रिकेट में। क्या कुछ वैसी अप्रोच की जरूरत है? हालांकि हमारे अभी कई मेन प्लेयर्स जो 50 ओवर के क्रिकेट के हमारे मैच विनर्स है वो है नहीं इस टीम में। देखिए, अप्रोच तो राजीव पॉजिटिव रखनी ही होगी। और जैसा सबा ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सबा से कि अब इंटेंट आपको पॉजिटिव रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर गेंदबाजी के बारे में कहना चाहूंगा राजीव कि ये जो 11 से जो 40 ओवर के जो पीरियड है, इसमें आप इरेगुलर बॉलर से गेंदबाजी नहीं करा सकते। आप हाँ। वहां पर ये नहीं कर सकते कि टिप्स एंड बिट्स वाले बॉलर आपको वहां पे बॉलिंग कर देंगे, क्योंकि वहां पे उनके पास बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ 4 खिलाड़ी ही 30 यार्ड से बाहर हैं। तो वहां पर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आपके पास पूरे 5 बॉलर पक्के होने चाहिए, जो कि 100% बॉलर हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 4 ओवर वो डाल देंगे, 4 ओवर हुडा डाल देंगे, 4 ओवर हार्दिक डाल देंगे, तो वो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर ही चाहिए जो कि ये 11 से 40 के पीरियड में डालें, क्योंकि ना उससे पहले आप इरेगुलर बॉलर से चांस ले सकते हैं पावर प्ले में, ना ही 40 के बाद, क्योंकि तब स्लॉग जी। ओवर्स चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंग में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है कि आपके पास रेगुलर बॉलर्स हों, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हों, जो उस पीरियड में अच्छे से गेंदबाजी कर सकें और ज्यादा रन ना जी। कंसीड करें और निरंतर विकेट लेते रहें। सवा भाई, आंकड़े भी टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और ओडीआई में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। T20 में हमने डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड की पिचेस पे, लेकिन ओडीआई में हमने 42 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड में ओवरऑल, और सिर्फ 12 मुकाबले जीत पाए हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि हम 50 ओवर की क्रिकेट में न्यूजीलैंड में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? कंडीशन बहुत डिफरेंट होते हैं राजीव वहां पर। हम्म। जिस तरह के विकेट्स आपको मिलते हैं अब T20 में तो ऐसा देखने को मिला नहीं था वहां पर भी। हालांकि विकेट उतने आसान नहीं थे। अगर दोनों मैचेस जो हुए हैं T20 के वहां पर हम देखेंगे तो एकमात्र बल्लेबाज जिसने बहुत ही आसानी से रन बनाए वो है सूर्य कुमार यादव। इसका मतलब है कि हम्म। कंडीशंस वहां पर जो विकेट्स हैं वो टफ हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो उतना आसान नहीं होता है भारतीय बल्लेबाजों को। और कई कई बार मुझे याद आ रहा है पिछले जमाने में जब भारतीय टीम जाती थी, तो पहले बल्लेबाजी जब भी उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था वहां पर हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आते थे, क्योंकि बॉल में बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट होता है, बॉल स्विंग करती है, उसको कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हमें मुझे लगता है कि देखिए पहले 10 ओवर में इसीलिए बार बार जरूरी होता है ये ध्यान रखना कि आपकी प्लानिंग क्या है रन बनाने के लिए। क्योंकि रन तो हम्म। बनाना ही है आपको, आप डिफेंड कर नहीं सकते हैं। आपको इंटेंट हमेशा रखना पड़ेगा, चाहे बॉल स्विंग भी कर रही है तब भी आपको इंटेंट रखना पड़ेगा रन बनाने के लिए। तो आपकी प्लानिंग क्या होगी, आप किस प्रकार से टैक्टिक्स बनाएंगे, कौन ऐसा प्लेयर है जहां पर बॉल मूव कर रहा है वो आपको 10 ओवर तक थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक खेले, और उसके बाद 11 से 40 ओवर जैसे कि राजकुमार ने भी कहा वहां पर वो जी। एक्सेलरेट करे। तो आपको उस प्रकार के प्लेयर्स सामने रखने होंगे जो आपको उस तरह से रन बना के दे। क्योंकि ये कह देना कि विकेट बहुत ज्यादा टफ है यहाँ पर, तेज गति से रन हम बना नहीं सकते हैं, फिर उससे काम बनने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में कंडीशंस आपको अलग अलग कंडीशंस में आपको तैयारी उसी उसी तरह से करनी होगी।
रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, आईसीसी का नंबर 1 टीम है न्यूजीलैंड 114 अंकों के साथ, और 112 अंकों के साथ हिंदुस्तान नंबर 3 पे है। अच्छा मौका आप देख रहे हैं, तीनों मैच आप जीत के नंबर 1 ओडीआई टीम बन सकते हैं, नंबर 1 चीज। और दूसरा, अपना रिकॉर्ड सुधार सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 12 मैचेस अभी तक जीते हैं ओवरऑल हिस्ट्री में, न्यूजीलैंड में ओडीआई मैचेस में। बिल्कुल राजीव, बड़ा मौका है अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मुकम्मल क्रिकेट खेलते हैं। और जैसे अभी साहबा भी बात करें, देखिए यू गॉट टू गेट योर बेसिक्स राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस मोमेंट पे एक्सेलेरेट करना है, कहाँ आपको थोड़ा धैर्य से खेलना है, क्योंकि इस क्रिकेट में हम जानते हैं कि समय है। तो यू रियली हैव टू अप्लाई योर सेल्फ और वैसे ही क्रिकेट खेलना होगा। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हम जो युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, वो पूरी तरह अपने मौकों को यहाँ पे ग्रैब करेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड में अगर आप रन्स बनाते हैं, आप सीरीज जीतते हैं, तो डेफिनेटली इट्स बीइंग टेकन नोट ऑफ इन अ बिग वे। तो यही उम्मीद है कि ये सीरीज हमारी होगी, और उससे बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास और विकल्प सामने आएंगे जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत देर देर से खेल सकते हैं। चलिए अब उस बल्लेबाज पे चर्चा कर लेते हैं जिसने T20 में धमाका किया हुआ है। समा भाई, सूर्य कुमार यादव के लिए ओडीआई सीरीज किस तरह से आप देख रहे हैं? प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, और मैक्सवेल ने कहा कि अलग प्लेनेट में वो बैटिंग कर रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया तक में लोग इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ओडीआई में देखी जाए। और कुछ वैसी हालत पाकिस्तान में है, जहाँ पे इंतजार हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव वनडे में कैसा खेलते हैं, ये हर कोई देखना चाहता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये राजीव, क्योंकि है। T20 में जिस जी। प्रकार की महारत हासिल की है सूर्य कुमार यादव ने, सबसे बड़ी बात देखने की ये होगी कि वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनको अनुभव हो गया है, वहां पर रन बनाने का उनको अनुभव हो गया है। और अभी तक अगर आप उनके वनडे क्रिकेट पे देखेंगे, वनडे क्रिकेट के ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड पे देखेंगे, तो उस प्रकार से उन्होंने रन बनाए नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि हम्म। कई बार वनडे क्रिकेट में आपको सिचुएशन के मुताबिक भी बल्लेबाजी करनी होती है, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा रहता है। वहां पर क्या आपकी धारणा होगी, आप किस तरह से रन बनाएंगे, क्या आपकी टैक्टिक्स होगी, ये सब अब समय बताएगा। पर हाँ, जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं T20 में, मिडिल ओवर्स के बारे में वापस बात करना चाहता हूँ राजीव। 11 से 40 ओवर में ही वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। हम्म। वहां पर अगर उनको अंदाज उसी तरह का रहेगा, थोड़ा बहुत शॉट सिलेक्शन पर अगर और ज्यादा ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है वही गति के साथ वो रन बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, 11 से 40 ओवर के बीच में, राजकुमार ने भी इसके बारे में बात की है, हमेशा से एक स्कोरिंग एरिया, जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया होता है, वो खुल जाता है। अगर आपको डीप मिड हम्म। विकेट रखना है तो स्वीपर कवर आपको अंदर लाना होगा। अगर आपने स्वीपर कवर पीछे रख दिया, फिर आपको डीप मिड विकेट को अंदर लाना होगा। तो एक जो वेकेंट एरिया है वो हमेशा खाली रहता है, और सूर्य कुमार यादव इस तरह के वेकेंट फील्डिंग एरिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं काफी आसानी से। आप कैसे देख रहे हैं राजकुमार सर, ओडीआई क्रिकेट में अभी भी सूर्य कुमार यादव की जगह एस्टेब्लिश मान रहे हैं? ये सीरीज एकदम तय कर देगी उनका सर्टेन स्लॉट, यानी नंबर 4 पे अगर उनको अपनी जगह पक्की करनी है, तो फिर ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और टिल वर्ल्ड कप तक फिर वो नंबर 4 पे खेलें? देखिए राजीव, जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है या जैसा उनका प्रदर्शन रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि उनकी जगह पक्की नहीं है। पहली बात तो कि वनडे क्रिकेट में दो उनका बहुत अच्छा भी रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में वो है, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने इम्पैक्ट डाला है वर्ल्ड क्रिकेट में T20 से, तो मुझे पूरी आशा है कि वनडे क्रिकेट में भी वो सक्सेसफुल होंगे अपने इसी बैटिंग के स्टाइल से। और फिर वो अपना जगह जो नंबर 4 की स्लॉट अभी भी अगर आप देखें, तो भारत की वो तो नंबर 4 की स्लॉट अभी भी एक परेशानी का सबब है हाँ। भारतीय टीम के लिए, और वो काफी समय से है। मेरा मानना है कि जब से युवराज गए हैं उसके बाद से वो कोई अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाया नंबर 4 पर। तो बहुत अच्छा मौका है सूर्या के लिए कि वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे और परमानेंट अपनी जगह पक्की करे, जैसे उन्होंने T20 में किया है। और जिस तरह की फॉर्म में है वो जरूर ये कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं, और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा होगा भी। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव? हम 2019 वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 4 को लेके बहुत परेशान थे। विजय शंकर आए, फिर उसके बाद अंबाती रायडू आए, 3 साल हो गया है। नंबर 4 पे एक बैट्समैन अब दिखने लगा, इससे पहले दिखता भी नहीं था कि नंबर 4 पे हम किसको दें एक लॉन्ग रन। अब हमारे पास ऑप्शन भी कई हैं, हम श्रेयस अय्यर भी है हमारे पास, सूर्य कुमार यादव भी हमारे पास है, दीपक हुड्डा है हमारे पास। कैसे आप देख रहे हैं? एक पूल पड़ा है, और उस पूल में से
सेलेक्ट करने की बात हो, शायद नंबर 1 ऑप्शन सूर्य कुमार यादव होंगे नंबर 4 के लिए। जी हाँ राजीव, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह परफॉर्मेंस दी है सूर्य कुमार यादव ने, सराहनीय है। T20 क्रिकेट में ही हैज बीन अ चैंपियन, तो वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज भी कहा जाता है। देखिए अभी समय तो लगेगा, अगर हम उसको डिसाइड करते हैं। हमने भी एक शो किया था राजीव, लेकिन जी हाँ, वो सेम्बलेंस दिख रहे हैं, अगर हम उनको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज T20 क्रिकेट में कहते हैं। लेकिन अब राजीव जी देखिए 50 ओवर फॉर्मेट है, यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में जो टेस्ट क्रिकेट वनडे में बहुत अच्छा करते हैं, T20 में स्ट्रगल करते हैं, और वाइस वर्सा। T20 में तो बहुत ही जाता है, बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं वनडे में स्ट्रगल करते हैं। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि देखिए राजीव, जब हम 11 से 40 ओवर की बात करते हैं जहाँ पे सूर्य कुमार यादव इज एक्सपेक्टेड टू बैट, तो यहाँ पे आपको अपनी गेम में थोड़ी तब्दीली तो लानी होगी। यू जस्ट जी कांट गो बैंग बैंग। आपके पास समय है, और बड़ा प्लेयर वही है जो अपने आप को ढालता है सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर का इतना बात करते हैं, विराट कोहली की इतनी बात करते हैं। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, वी ऑल बिलीव कि ही कैन बी अ बिग सक्सेस इन 50 ओवर फॉर्मेट। लेकिन अभी हमने देखना है कि वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं अब जब मैचेस शुरू होंगे। सो वी रियली होप कि वो अच्छा करें। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा देखिए अपना गियर तो बदलेंगे, और बदलना भी चाहिए। जो T20 क्रिकेट में था, अब वो गियर कैसे जी। बदलते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो कैसे होता है, कैसे भारतीय टीम को इस फॉर्मेट में जिताते हैं, ये समय बताएगा। चलिए, तो हमारे कई जो व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे हैं प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या कुछ होनी चाहिए प्लेइंग 11। इंडिया न्यूज की प्लेइंग 11 भी आपको दिखाएंगे, फिर अपने एक्सपर्ट्स की राय भी आपसे लेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे हैं इससे ओडीआई में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप ओपन किससे कराने वाले हैं, नंबर 4 पे कौन, नंबर 3 पे कौन, बॉलर्स कौन से होंगे। एक नया सेट है बॉलिंग, अगर हम पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो फटाफट पहले टीम आपको बता दें। इंडिया न्यूज की जो प्लेइंग 11 है, शिखर धवन, शुभमन गिल, फिर सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा को यहाँ पे रखा गया है, संजू सैमसन। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, दीपक चहर और साथ में अर्शदीप सिंह, ये टीम है। अब समा भाई, कैसे आप देख रहे हैं नंबर 3 पे आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? आपका संजू श्रेयस अय्यर ऑप्शन है, संजू सैमसन जिनका स्ट्राइक रेट जो ओडीआई इन्होंने लास्ट 6 खेले हैं 80 के ऊपर का उनका औसत है, और लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में उन्होंने रन बनाए जब जब उनको नंबर 3 पे खिलाया गया। क्या आपके लिए नंबर 3 बैट्समैन है संजू सैमसन इस सीरीज में? मैं तो लगता है कि मैं देखना चाहूंगा पिछली जो एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी वहां पर भारत किस तरह के बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरा था मैदान पर, और कौन कौन ऐसे हम्म। प्लेयर जिन्होंने रन बनाए। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा था। जी चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो या फिर वेस्ट इंडीज में हो, तो उनका खेलना बनता है। अगर वो खेलेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर उनको खेलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव नंबर 4। नंबर 5 में मैं चाहता हूँ कि संजू सैमसन खेलें, क्योंकि जी। अब वक्त आ गया है कि उनको मौका दिया जाए। वो एक टच प्लेयर है, बेहतरीन फॉर्म में है, रन्स बना रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वो रन्स बना रहे हैं। तो इस तरह का क्या कब का बल्लेबाजी क्रम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गेंदबाजी हम्म। में दीपक चहर के बारे में बात की, अर्शदीप सिंह को भी खेलना चाहिए। शार्दुल ठाकुर एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। यूजी चहल टीम में है। है, यूजी चहल का भी युजवेंद्र चहल भी नाम है, नाम और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों स्पिनर्स को जगह दी हमने टीम में। कुलदीप जी। कुलदीप भी है। कुलदीप यादव भी हैं। कुलदीप, शाहबाज अहमद को रखा गया है रविंद्र जडेजा शाहबाज के अहमद को जगह रखा पर। गया जी। शाहबाज अहमद बहुत ही वैल्यूबल प्लेयर हैं, और एक हम्म। शानदार ऑल्टरनेटिव वो साबित हो सकते हैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा के लिए। और जितना मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट देखा है, ये एक ऐसा बॉलर है जो एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में नंबर 6 पर खेल सकता है, और एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन या फिर फिफ्थ और सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे यानी समा पिछले एक भाई, दो साल आपकी में प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत नहीं होंगे? नहीं, अगर ऋषभ पंत तो है, वो तो वाइस कप्तान है, वो रहेंगे नंबर 6 पर। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन आपके पास कई सारे हैं जिसको आप ट्राई आउट कर अच्छा। सकते हैं। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऋषभ पंत को तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, इंग्लैंड के विरुद्ध एक शतक लगाया था। तो उनको आप किसी हिसाब से बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं टीम में। राजकुमार सर, आपकी क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी जो हम चला रहे हैं? आप देख भी पा रहे होंगे, उससे सहमत हैं, या आप कोई चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे? आप दो स्पिनर खिलाना नहीं, पसंद करेंगे वॉशिंगटन सुंदर की जगह,
अब कुलदीप को खिलाएंगे? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक यही टीम होनी चाहिए। और बैटिंग ऑर्डर हम्म। जरूर चेंज हो सकता है। मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन 3 नंबर पर खेलें, क्योंकि वो जी। बेहतरीन प्लेयर हैं ऊपर अप द ऑर्डर। तो सूर्या नंबर 4 खेलें। वो बाकी टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या शिखर धवन सोचते हैं कि लेफ्ट राइट जी। कॉम्बिनेशन रखना है उनको, या किस तरह आगे मूव करना है। वैसे काफी बिलीव करते हैं वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में। शिखर धवन जी। को काफी वो लगता है कि अगर लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये उनकी काफी सोच रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। जब वो दिल्ली के कभी कप्तान थे तो वो हमेशा चाहते हम्म। थे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो। तो उस तरह की भी चीजें जहन में जरूर होंगी शिखर के और कोच के, कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन रखना है। लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर यही टीम है कि शिखर और शुभमन गिल ओपन करें, 3 नंबर पर संजू सैमसन आए, और उसके बाद फिर सूर्या आए, और उसके बाद ऋषभ पंत है भारत के पास। तो श्रेयस अय्यर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है उनको कॉन्फिडेंस देने की, क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है कि शॉर्ट पिच जी। डिलीवरीज पर वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, और काफी ज्यादा उनके खिलाफ वो शॉर्ट बॉल यूज की जा रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि उस पर वो जरूर काम कर रहे होंगे। लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड में अगर आप शॉर्ट पिच बॉलों पे प्रॉब्लम में हो तो फिर काफी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ स्पंजी बाउंस है, और जी। आगे से भी काफी स्टीप बाउंस होता है। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस पर काम कर रहे होंगे। तो कुल मिला के जी। राजीव, जो ऑलमोस्ट आपने टीम बताई है वही है, कोई होनी चाहिए लेकिन हमारी भारत की टीम टीम में के। ऋषभ पंत को जगह नहीं दिया है हमने। रितेंद्र, ऋषभ पंत को हम जगह नहीं दे वाइस पाए हैं, कप्तान को हालांकि बाहर उन्होंने कर देंगे पिछले। राजीव। नहीं नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन बाहर नहीं कर सकते, वो अलग बात है। बट हमने जो 11 बनाई है और जो हमारे एक साथ एक जुड़ी तो हुई एक तो बड़ी राजीव मुझे तादाद समझ में। में नहीं आता है कि जो चयन करता है, जो 15 बनाते हैं उसमें इतने सारे ऑप्शंस क्यों क्यों डाल के रखते हैं। मुझे तो एग्जैक्टली वैसे भी डायरेक्ट आ समझ रहा था नहीं कि आता। इतनी प्रॉब्लम आप इतने पहले क्रिएट कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं इतने आता खिलाए इतने सारे किसको। यंगस्टर्स हैं, उनको आप 15 में ले जाते हैं, उनको खेलने का मौका मिलता नहीं किस, तो उससे अच्छा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले यहाँ पर। विजय जी। हजारे के नॉकआउट शुरू होने वाले हैं, वहां पर उनकी ज्यादा जरूरत है। आप अननेसेसरी टीम में ढोने का का फायदा मुझे मुझे समझ में आता नहीं है। और हमेशा से मैं देख रहा हूँ कितने सारे आपने अपने हम्म। ऑप्शंस रखती हैं, वो बेचारे अननेसेसरी 11 के बाहर बैठे रहते हैं। क्या फायदा है इतने सारे स्पिनर्स रखने सभा का। बदल गई है, अब सिलेक्शन कमेटी, अब शायद नए आइडियाज आएंगे। आई होप सो लेकिन लेकिन राज, आई होप लेकिन जो सो। बात सभा भाई कह रहे हैं, राजकुमार सर और रितेंद्र आपसे भी, कि अजय किनाने ऑस्ट्रेलिया में वाइस कैप्टन थे, उनको ड्रॉप किया गया था, तो ऐसा कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि आप ड्रॉप नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वाइस कैप्टन ड्रॉप नहीं हो सकते। विराट ने ड्रॉप किया था अजिंक्य रहाणे को। तो हम्म। ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन एक होता है कि एक टाइप ऑफ सर्टेनिटी होते हैं वो टीम में, कि भाई अगर हम्म। इनकेस कैप्टन वो नहीं है, या वो स्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है ऐसा होता है। और वो इसीलिए वो टीम मैनेजमेंट का भी हिस्सा होते हैं। जब 11 बनाते हैं तो उसमें वाइस कैप्टन को भी इंक्लूड किया जाता है। हम्म। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत तो राजीव जरूर खेलने चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जिससे काफी हमेशा से आशाएं हैं। प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है उनका लेटली, हम्म। लेकिन उन्हें बैक किए जाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। रितेंद्र, आप आपकी टीम में ऋषभ पंत हो गया नहीं? जी राजीव, अगर ओडीआई क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल होंगे। और T20 क्रिकेट में शायद उन्होंने बहुत बड़े तरीके से स्ट्रगल किया है, वहां पे काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट ओडीआई क्रिकेट में ही डिजर्व्स द अपॉर्चुनिटी। और बीइंग वाइस कैप्टन, अभी वो समय ऐसा नहीं आया है जहां पे हम इतना बड़ा डिसीजन लें कि टीम के वाइस कैप्टन के बारे में हमें सोचना पड़े वो 11 में खेले या ना खेले। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, ऋषभ पंत प्रतिभा हम सब जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ही हैज बीन अल्टीमेट मैच विनर। लेकिन अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, काफी कुछ प्रूव करना बाकी है। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने काफी नॉक्स खेले हैं, जहां से वो जरूर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस समय ऋषभ पंत को रन्स की जरूरत है। हम सब देखिए उनके टैलेंट की बहुत तारीफ करते हैं, इसीलिए उनको मौका दिया जाता है कि वो जब खेलेंगे मैच जिताएंगे। बट अब समय आ गया राजीव, जहां पे वो भी जानते हैं कि उनको रन्स बनाने हैं। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषभ पंत के लिए ये सीरीज बहुत ताबड़तोड़ रहे, वो रन्स बनाए, भारतीय टीम को जिताएं। और ओडीआई क्रिकेट में अब जो हम तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, वो मुकम्मल तरीके से शुरू हो इस सीरीज को जीतने के साथ। सवा भाई, कोई चांस आप उमरान मलिक के लिए देख रहे हैं? T20 तो वो खेल नहीं पाए, ओडीआई में आप देखना चाहेंगे उनको 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए?
देखिए, मुझे तो लगता है राजीव के बहुत जरूरी है कि इस खिलाड़ी को हम लोग ठीक तरह से ट्रीट करें। इसको हमें गाइड हाँ। करना होगा, इसे हमें मेंटर करना होगा, क्योंकि ये एक रेयर टैलेंट है। 150 क्लिक्स बोल डालने वाला आपके पास कोई पेस बॉलर है नहीं। अगर आप उसको खिलाएंगे नहीं, उसको अगर आप ठीक तरह से ट्रीट करेंगे नहीं, उससे ये लगने लगेगा हम्म। कि टीम मैनेजमेंट को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। और अंत में आपको पेस की जरूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अगर आपके पास पेस है, कंडीशन जैसा भी हो, वहां पर आपको फायदा मिलेगा। और आई होप कि जो कोचेज उनके साथ काम कर रहे हैं वो ये ना कहें कि डिसिप्लिन के लिए आप अपनी गति को कम कर हम्म। दें। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उनको बीच बीच में मार पड़ेगी। भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा, पर आपको डेवलप करना होगा। विश्व कप होने वाला है हाँ। हमारे यहाँ, वहां पर हमारे यहाँ भी कंडीशंस अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। पर अगर अगर आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो 150 से ऊपर कर सकता है बॉलिंग, तो उसको हम बैठा के क्यों रखेंगे? इंग्लैंड को देखिए, वो इंतजार कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर कब फिट हो, कब हम्म। उसको खिलाए। उन्होंने मार्कवुड को खिलाया है, क्योंकि वो भी 150 से ऊपर डालते हैं। मिचेल स्टार्क वापस आ रहे हैं क्योंकि वो 150 डालते हैं। जितने सारे पेस बॉलर्स हैं, दूसरी टीम तो ब्लेस्ड है, उनके पास कितने सारे पेस बॉलर जो 145 प्लस करते हैं। हमारे पास उमरान मलिक, सोचिए आप अटैक, आप अपने अटैक के ऊपर ध्यान दीजिए। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, या ये अगर आपके पास 3 पेस बॉलिंग अटैक मिल गया तो कितनी बड़ी बात है। एक के पास गति है, एक के हम्म। पास अनुभव है, और एक के पास स्विंग है। तो मुझे लगता है इस तरह से चयनकर्ताओं को और टीम मैनेजमेंट को और कोच को सोचना होगा, कप्तान को सोचना होगा। बिल्कुल। और अब राजकुमार सर, बात थोड़ी कप्तानी भी कर लें। इस सीरीज में एक बार फिर नया कप्तान, अब शिखर धवन कप्तान आ गए। आपको नहीं लग रहा है जरूरत से ज्यादा कप्तानी, ऐसा लग रहा है प्लेट में सजा सजा के दी जा रही है? अब शिखर धवन इन फ्यूचर तो कप्तानी नहीं कर सकते, हम हर कोई जानता है। क्यों फिर उनको कप्तानी दी गई? आप क्यों नहीं परसिस्ट कर रहे किसी यंगस्टर के साथ? या हार्दिक को ही पूरे दौरे पे आपने क्यों नहीं कप्तान रहने दिया? थोड़ा सा मुझे, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये कप्तानी ऐसे बंदर पाठ क्यों चल रहा है कप्तानी का? राजीव, हमने याद हो तो एक शो किया था कि शायद 10 महीने में 8 कप्तान भारत के चेंज हुए हैं। हाँ। हाँ। यही सब क्वेश्चन मार्क्स थे जिस वजह से मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व किया है बीसीसीआई ने। यही सब गलतियां शायद उनसे हुई हैं कि जी। एक स्टेबल टीम नहीं दे पाए, वो स्टेबल कप्तान नहीं दे पाए, और क्लियर नहीं था कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होगा या नहीं। एक समय पर कहा गया कि नहीं, वो व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन होगा और रेड बॉल का अलग कैप्टन होगा। उसके बाद फिर उन्होंने परसिस्ट किया रोहित के साथ ही। अब रोहित फिर जब रेस्ट मांगते, जब भी रोहित ने रेस्ट मांगा तब नया कप्तान आ जाता था, या नए कप्तान को कोई इंजरी हो जाती थी। तो इस तरह का ये म्यूजिकल चेयर बनकर रह गया था भारतीय कप्तानी पिछले एक फिर साल चालू में। हो गया और है ये T20 वर्ल्ड कप के बाद, फिर 2 कप्तान आ गए, देखिए। वही, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शायद अब नई सिलेक्शन कमेटी नई सोच के साथ आएगी, और एक क्लियर हो माइंडसेट की आगे फ्यूचर में अगर हमारा व्हाइट बॉल का कैप्टन हार्दिक पांड्या है तो वो T20 में भी करे और 50 ओवर्स में भी करे, और रेड बॉल में हम्म। अगर रोहित अच्छा कर रहे हैं तो रोहित करें। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। और यहाँ पर शिखर ने पिछली सीरीज वगैरह में अच्छी कप्तानी की है, और शायद इसी का उनको सिला दिया गया है। और क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं और अभी भी सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में है वो वर्ल्ड कप की, इसलिए मुझे लगता है कि उनको कप्तानी दी गई है। क्या या एक तरह से कहा जाए, उनको एक्स्ट्रा वो दे दिया गया है, बोनस दिया गया है? रुपिंदर, आपको लग रहा है कि T20 आपको खिला नहीं रहे तो चलिए कप्तान बना देते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर शिखर धवन का जो हाल है वही रोहित शर्मा का हाल है, 36 साल के हो रहे हैं। आप फ्यूचर कैप्टन तो नहीं तैयार कर रहे हैं कम से कम शिखर धवन को कप्तान बना के? देखिए राजीव, यहाँ पे अगर शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, ये तो हम जानते हैं कि शिखर धवन कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अगर हम आने वाले वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और धवन ने रन्स भी बनाए हैं। राजीव, हमने एक शो कैन हैव एन आउटसाइड चांस, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। पर तो पर अब पर कप्तान को सोडी, चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। राजीव का सवाल है कप्तान के रूप में, एक प्लेयर के हाँ, रूप में मैं वही। नहीं। क्या क्या शिखर धवन आने वाले समय में भारत के लिए कप्तानी करेंगे? हाँ, फ्यूचर कैप्टन देख बात रहे हैं, वहां पर वही मैं इनसे कप्तानी पूछ की रहा हो हूँ। रही है ना सोडी। प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्लेयर के बारे में तो हम लोग को पता है कि उनको अभी भी चयन करता सोच देख रहे हैं वनडे टीम में रखना विश्व के लिए, पर वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्टेंसी। हम्म। देखिए राजीव, राजीव और साबा, ऐसा है, अगर हम वर्ल्ड कप में बार बार हारते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो कप्तान
आप वर्ल्ड कप में बनाना चाहते हैं, अभी से आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। अगर वो हार्दिक पांड्या हैं तो जी हाँ, आप हार्दिक तो पांड्या के यही लिए तो पूछ सोचें, रहे हैं उनको छोटी। मौका दें। तो अगर आपको लग रहा है शिखर धवन फ्यूचर में कैप्टन रहेंगे? आपको लग रहा है आईसीसी टूर्नामेंट से कप्तानी करेंगे वो? देखिए राजीव, अभी फिलहाल अगर हम एज की भी बात करें और जैसे अभी आपने कहा 36 साल के वो हो गए हैं, तो जी हाँ, अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि एट द मोमेंट जब वर्ल्ड कप आएगा तो देखिए आपकी उम्र भी बढ़ती है। जी हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आपके पास एक यंग कप्तान हो, एक एग्जुबरेंट कैप्टन हो। लेकिन अब वो कौन है, अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो शायद समय निकलता जाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है इस समय, आप अगर हार्दिक पांड्या को आपने T20 में मौका दिया है कप्तानी का, अगर आपको लगता है कि वो 50 ओवर में भी कप्तानी कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो ये जो आप मौके बार बार अलग अलग लड़कों को देते हैं, दिस हैज टू स्टॉप। यू गॉट टू ट्रस्ट वन पर्सन। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, बायलेटरल सीरीज बनी दीजिए, फिर वही ट्रस्ट लेके जाइए वर्ल्ड कप में कि ये लड़का आपको हम्म। कप्तानी करके वर्ल्ड कप भी जिताएगा। समा भाई, कितना सहमत है आप? बार बार जो ये कप्तानी का म्यूजिकल चेयर चल रहा है, हार्दिक क्या बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते थे? आप ओडीआई में भी कप्तानी कराते हैं उनसे, और क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी आप रेस्ट दे रहे हैं उनको। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, पर अब हार्दिक पांड्या जी। इस टीम में का हिस्सा नहीं है, तो आप उनको कप्तान कैसे बनाएंगे? हाँ। समस्याएं बहुत नहीं तो ज्यादा ये हैं। यही तो और दिक्कत है देखिए एक कि और बात है तय नहीं राजीव, हो पा रहा हार्दिक है। के बारे में, नहीं नहीं राजीव, हार्दिक के बारे में एक और बात है कि अम, दोनों अगर वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, T20 और वनडे, तो कितने लंबे समय तक वो खेल सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की हाँ। कि फिटनेस वरीज उनके साथ हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत जरूरी है उनको आप एक बहुत ही नरम तरीके से उनको आप हैंडल करें, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर आप ध्यान दें। तो मुझे लगता है अगर उनको विश्व कप खेलना है तो फिर उनको ब्रेक दे दे के खेलना होगा, क्योंकि विश्व कप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। रहेंगे हार्दिक पांड्या हमारे लिए। तो पर उस अगर हम इस तरह से उनके करियर को आने वाले विश्व कप तक देखना चाहते हैं, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि रेगुलरली हर एक वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे, तो फिर आप उनको कप्तान बना नहीं सकते हैं। फिर आपको किसी और के हम्म। बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं, जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, उसको पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो विश्व कप होने वाला है भारत में, वहां पर जी। भारत को कौन लीड करेगा। अगर उनको ये लगता है कि रोहित शर्मा वहां तक लीड करेंगे, फिर रोहित शर्मा को मैचेस खेलने होंगे। और उनके लिए उनके साथ साथ वाइस कप्तान कौन होगा, हार्दिक पांड्या होंगे या ऋषभ पंत होंगे। और इन सब चीजों को आपको ध्यान में देकर रखना होगा कि किसके किसके साथ इंजरी इश्यूज हैं, किसके साथ फिटनेस वरीज हैं। और परफॉर्मेंस की बात तो अलग हो गई। मुझे लगता है जी। इस तरह से आपको एक तैयारी करनी होगी, विजन बना के रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समा भाई आपका, रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय समय अनुसार 7 बजे न्यूजीलैंड और भारत के बीच में सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। ऑकलैंड के ईडन पार्क में ये मुकाबला है, और ईडन पार्क का डायमेंशन बहुत मायने रखता है। यहाँ के डायमेंशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड मैन है और पॉइंट बाउंड्रीज इतनी छोटी हो जाती हैं, जहाँ पर रन बहुत ढेर सारे बनते हैं। तो ये सारे चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। और शिखर धवन एज अ कैप्टन किस तरह से डायमेंशन को समझकर अपनी टीम और अपनी रणनीति बनाते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। तो चलिए, आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।